नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात कृतिका, सुप्रभात टू ऑल आवर व्यूअर्स। नमस्कार। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर होगी वो है संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और आज दोनों सदनों में विधायी कामकाज जो है वो अहम विधायी कामकाज जो है वो सूचीबद्ध है। बिल्कुल, और इसी के साथ में हमारी नजर रहेगी उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर, जिस तरीके से मिमिक्री उनकी की गई विपक्ष के द्वारा, उस पर किस तरीके से अब कार्रवाई होगी और किस तरीके से देशव्यापी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस खास बुलेटिन में। जी, साथ ही कृतिका बात होगी ज्ञानवापी मामले को लेकर जहां आज अहम फैसला आ सकता है। अगर बात करें फिल्म साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी हुई तो वो भी खबरें होंगी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम दिखाएंगे आपको इजराइल हमास से जुड़े संघर्षों के बारे में, और खेल की खबरों की बात करें तो आज भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच एक निर्णायक मुकाबला आज है। तो शुरुआत करते हैं कृतिका सुबह की सुर्खियों के साथ। आज राज्यसभा में होगी आपराधिक मामलों से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह देंगे सदन में जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बड़ा बिल आज लोकसभा से हो सकता है पास। लोकसभा से पारित नए आपराधिक कानून में पहली बार की गई आतंकवाद की व्याख्या। मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध के लिए मिलेगी मौत की सजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए कानूनों का मकसद दंड के साथ न्याय सुनिश्चित करना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर संसद से सड़क तक प्रदर्शन। विपक्ष के व्यवहार की आलोचना। बीजेपी किसान मोर्चा का देशव्यापी प्रदर्शन आज। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम। 1,500 से अधिक पन्नों वाली एएसआई की सील बंद सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी की अदालत दे सकती है फैसला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हमास और मिस्र के बीच बिना किसी नतीजे के खत्म हुई वार्ता। इजरायली सेना ने कहा, हमास के नेतृत्व वाले सुरंग नेटवर्क का हुआ खुलासा। गजा में मानवीय सहायता पर संयुक्त राष्ट्र में हो रहे मतदान में भी हो रही है देर। और खेल की खबरों में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला आज। तो वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज से मुंबई में खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ एकमात्र टेस्ट मैच। और चलिए नया सवेरा में शुरुआत करते हैं खास बुलेटिन की, और सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें, जिसमें सबसे पहले बात संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र की करेंगे, जहां कई मायनों में इस बार के इस सत्र को याद किया जाएगा। दरअसल कई ऐसे बिल इस बार पास हो रहे हैं जिनकी चर्चा काफी लंबे समय से थी। उनमें से एक है आपराधिक मामलों से जुड़े 3 विधेयक, जो बीते कल लोकसभा से तो पारित हो चुके हैं और अब आज राज्यसभा की बारी है। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे और साथ ही चर्चा का जवाब भी देंगे। देश में आपराधिक कानूनों को बदलने वाले 3 ऐतिहासिक विधेयकों, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को लोकसभा ने पारित कर दिया। मंगलवार को शुरू हुई चर्चा का विस्तार से जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का हिस्सा है। तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने से बनाए थे, जैसा मैंने कहा कि 150 साल पुराने कानून है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश में से जल्दी मिट जाए और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो, इस पर आग्रह रखा है। मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे
और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। तीनों विधेयकों के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराधों को लेकर आज तक कानून नहीं बनाए गए थे। गृहमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल तक इन जरूरी बदलावों की अनदेखी की जाती रही। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह कानून औपनिवेशिक शासन के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिसे भारतीय न्याय संहिता में जगह नहीं दी गई है। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए, ये दृढ़ता भी इसमें है। गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक के प्रावधानों को इस तरह से तैयार किया गया है कि आम नागरिकों के लिए अदालती कार्यवाही सुलभ हो और समय पर इंसाफ मिले। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमने दस्तावेज की परिभाषा में शामिल कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज माना जाएगा। पेन ड्राइव के अंदर चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर कोर्ट को भी चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर विक्टिम को भी दिया जाएगा, लॉयर्स को। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया। नए कानूनों में इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि अदालती सुनवाई और फैसले के लिए एक अधिकतम समय सीमा होगी। तीनों विधेयक भारतीय संविधान की मूल भावना को हकीकत में बदलने वाले हैं और यह कानून आने वाले कम से कम 100 सालों तक की जरूरतों पर खरे उतरेंगे। शैलेंद्र मिश्रा, अनुज यादव और विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में आज संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव दूरसंचार विधेयक 2023 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। संभव है कि आज ही ये बिल भी पारित हो जाए। ये विधेयक भी कल लोकसभा में पारित हो चुके हैं। चर्चा का जवाब देते हुए संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों में उपभोक्ता की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। फर्जी पहचान से सिम लेने पर 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं लाइसेंस व्यवस्था का सरलीकरण पर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए स्पष्ट नीति, साइबर सुरक्षा और टेलीकॉम नेटवर्क सुरक्षा के लिए कानूनी रूपरेखा बनाना और इंटरसेप्शन के लिए कानूनी प्रावधान बनाना इस विधेयक के उद्देश्यों में शामिल है। दुनिया भर में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, किस तरह से पेमेंट की व्यवस्था हुई है, किस तरह से डिजिटल क्रेडिट आज मिल रहा है, किस तरह से बायोमेट्रिक और किस तरह से एक ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन संभव हुआ है, वो सब चीज़ें टेलीकॉम इस सब का गेटवे है। तो इस गेटवे को और सुदृढ़ बनाएं और इस महान सदन के माध्यम से एक नई व्यवस्था कायम हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूँगा। और वहीं आज लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों नियुक्ति, सेवा शर्तें व पद की अवधि विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इस विधेयक के जरिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और किताबों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। राज्यसभा इन दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है।
संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी अहम जानकारी लेकर हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सुप्रभात। जैसा कि हमने अभी देखा कि दोनों ही सदनों में अहम विधायी कामकाज जो है वो सूचीबद्ध है, चाहे वो आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लोकसभा में कल पारित हुआ बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा, या फिर वो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ हो। तो कितने महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं आज दोनों सदनों में पेश किए जाने हैं और चर्चा और पारित करने के लिए रखे जाने हैं? देखिए, सबसे जो अहम बात है कि जो टेलीकॉम विधेयक जिसको लोकसभा ने कल पारित किया और भारतीय दंड संहिता विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित किया, आज उन विधेयकों पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। आज राज्यसभा में उस विधेयक को कहीं न कहीं सत्ता पक्ष जो है वो पारित कराने की कोशिश करेंगे। यह निश्चित तौर पर जनहित से जुड़ा हुआ विधेयक है और जो तीनों आपराधिक जो कानून में बदलाव करने की कोशिश सरकार ने की है, उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में यह साफ तौर पर कहा था कि जो हमारी ब्रिटिश मानसिकता, जिन चीजों, जिन शब्दों का प्रयोग हम इस विधेयक के जरिए करते रहे हैं, जो ब्रिटिश शब्दों का प्रयोग हम करते रहे हैं, उससे पूरी तौर पर कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाने की कोशिश जो है वो भारतीय दंड संहिता विधेयक, जो तीनों कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 विधेयक और तमाम तीनों विधेयकों के जरिए कहीं ना कहीं जो मॉब लिंचिंग की समस्या पूरे देश भर के राज्यों में ये देखने को मिलती रही है भावना, कि कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के बाद एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो पूरे देश भर में क्रिएट होने की संभावना दिखाई पड़ती रही है। उस मॉब लिंचिंग पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो लगाम लगाने की कोशिश करेगा और इस विधेयक के जरिए उसमें मौत का प्रावधान जो है जब किया जाएगा तो लोगों के मन में एक डर का भय होगा और ऐसे में यह कानून कहीं ना कहीं जनहित से जुड़े एक बड़े कानून के तौर पर इसे हम देख सकते हैं, क्योंकि मॉब लिंचिंग के दौरान अमूमन ये देखा जाता रहा है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या जो अन्य साधारण लोग हैं, उनकी जान चली जाती है और जो मारने वाले लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनकी जान बच जाती है। लेकिन यह विधेयक जब उन्हें फांसी की सजा का प्रावधान करेगा तो कहीं ना कहीं जो यह एक जघन्य अपराध जो लोग करते हैं उन पर लगाम। जी राजेश। राजेश, एक बार अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी चलिए, ठीक है राजेश, आपके पास में अभी कुछ देर में हम दोबारा वापस आते हैं। तो जिस तरीके से भावना, कहीं ना कहीं कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण हमें देखने को मिला सदन में और आज भी काफी महत्वपूर्ण विधायी कामकाज बिल्कुल जिस तरीके से राजेश ने कहा अभी कृतिका की मॉब लिंचिंग, आतंकवाद, देशद्रोह जैसे जो प्रावधान है इन नए कानूनों में जो है विधेयकों में ऐड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। और राजेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजेश, आप जानकारी दे रहे थे आपराधिक प्रणाली जो है उसकी न्याय प्रणाली में सुधार के लिए जो तीनों विधेयक हैं कल लोकसभा में पेश किए गए थे और पारित कराए गए, और राजेश आज जो है राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा चर्चा और पारित कराने के लिए। कृतिका, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यह आपराधिक कानून नहीं है, कई और जो विधायी कामकाज है वो भी आज जो है सूचीबद्ध होने हैं। और अगर इन कानूनों की अगर हम बात करें तो कानूनों की काफी लंबे समय से मांग कहीं ना कहीं की जा रही थी कि बहुत पुराने कानून हो गए हमारे और इनमें बदलाव की बहुत जरूरत है। मॉब लिंचिंग को लेकर के अक्सर केंद्र सरकार पर हमलावर विपक्ष होता हुआ नजर आया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब केंद्र सरकार ने ये पूरा नया कानून लेकर आई तो इससे बहुत ज्यादा बदलाव हमें आगे आने वाले समय में दिखेगा। अगर बात करी जाए तो दूरसंचार से विधेयक 2023 वो भी आज पेश होने वाला है। और कल अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जिस तरीके से अगर आपके पास फर्जी सिम है तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है इस विधेयक के जरिए और आपके ऊपर 50 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं आज का भी जो दिन है काफी अहम है, कई सारे विधायी कामकाज हैं, ये थोड़े से काम हमने बताए हैं, बाकी इसके अलावा और भी कई सारे काम हैं। तो खबरों का सिलसिला जो है वो नया सवेरा में यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ
और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और खबर है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री यानी कि नकल उतारने का मामला गर्माता जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हो रहे हैं। खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वो इस संवैधानिक पद और कुर्सी का अपमान सहन नहीं करेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में अपनी चिंता जताई है, जिसके बाद पूरा बीजेपी इस मामले में खुलकर सामने आया है और कह रहा है कि इस पर विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सभापति जगदीप धनखड़ से कल मुलाकात की और अपनी चिंता जताई। कल जिस तरह से इस मामले पर सत्ता पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिली है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये मसला अभी और बढ़ेगा। इस बीच बीजेपी के किसान मोर्चा ने भी कहा है कि ये उनके समुदाय का अपमान है। कल कई प्रदर्शन किए गए हैं। आज किसान मोर्चा देशव्यापी आंदोलन करने जा रहा है। से विपक्षी घमंडिया गठबंधन के सांसदों ने एक घोड़ा प्रदर्शन किया। धरना देते देते वो मर्यादाएं भूल गए और उन्होंने कल्याण बनर्जी जो सांसद हैं टीएमसी के, उन्होंने बौखलाहट में आकर हद पार कर दी बेशर्मी की। देश के उपराष्ट्रपति जो सीनियर सिटीजन भी हैं, संवैधानिक पद पर भी हैं, किसान के बेटे हैं, जाट समाज से आते हैं, उनकी मिमिक्री करना, उनकी नकल उतारना, उनका अपमान और उपहास उड़ाना, ये बेहद गंभीर है और पूरे देश की जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे देश भर में किसान समाज के साथ घमंडिया गठबंधन का और राहुल गांधी का पुतला दहन का कार्यक्रम कल करेंगे और किसान समाज अब राहुल गांधी को और घमंडिया गठबंधन को किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा।
और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता राजेश राज का। राजेश, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उसके बाद में अब लगातार भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि इस पूरे मामले पर माफी मांगी जाए, लेकिन विपक्ष अभी तक माफी मांगने को तैयार नहीं है और इसके लिए बीजेपी अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी आज कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कल गांधी प्रतिमा से लेकर जो मकर द्वार है, जो नए संसद भवन का मुख्य द्वार है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद हैं उन्होंने यहाँ पर जमकर हंगामा खड़ा किया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और निश्चित तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि जो एक ओबीसी समुदाय के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको अपमानित करने की कोशिश कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा किया गया है। महिला सांसदों का गुस्सा इस बात को लेकर ज्यादा दिखाई पड़ रहा था, कृतिका, कि राहुल गांधी जो है स्वयं वीडियो बनाने का काम कर रहे थे। इस बात को लेकर बहुत आपत्ति दर्ज कराई गई। किसान मोर्चा आज देश भर में आंदोलन खड़ा कर रहा है, तो राहुल गांधी का पुतला दहन करने का कार्यक्रम रखा गया है और कल ममता बनर्जी भी कल संसद आई थी लोगों से मुलाकात करने के लिए और निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के लोगों ने उन पर भी हमले बोले और कहा कि ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी ने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन कल्याण बनर्जी मीडिया से मुखातिब होने के लिए पहुंचे और उन्होंने मीडिया से आकर के बातचीत की और कहा कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनका अपमान करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम उनके प्रति जो है वो श्रद्धा का भाव रखते हैं, लेकिन मीडिया ने उन पर साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से मिमिक्री का वीडियो आपने तैयार किया और जो वीडियो तमाम खबरिया चैनलों पर देखने को देश भर की जनता को मिला है वह कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है। और कल उपराष्ट्रपति जो है वो सदन के भीतर बहुत आहत दिखाई पड़े और उन्होंने कहा कि मेरा अपमान करो, मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है, लेकिन जिस आसन पर मैं बैठता हूं, जो उपराष्ट्रपति का पद है, उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने भी उनसे बातचीत की। ओम बिरला स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी जगदीप धनखड़ सभापति राज्यसभा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 20 साल से मैं भी इस तरह की जो अपमान की बातें हैं उसको सहता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में देखिए विरोध के लिए एक जगह होनी चाहिए, लेकिन जो आसन है, आसन पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग या उनके खिलाफ मिमिक्री करने का जो मसला है यह जरूर हैरानी पैदा करता है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी समेत जो एनडीए के घटक दल हैं वो आंदोलित हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आज भी इस मसले को लेकर सदन के भीतर और सदन के बाहर भारी गहमागहमी देखने को मिल सकती है। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो है दिल्ली से जुड़ी, जहां आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी की जांच जो है वो तेजी से चल रही है। इसी सिलसिले में कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब पूछने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ के लिए आज यानी कि 21 दिसंबर की तारीख दी गई है, लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं होंगे। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 20 दिसंबर से होशियारपुर के गांव आनंदगढ़ स्थित मेडिटेशन सेंटर में 10 दिन के लिए विप शयना करने का कार्यक्रम बना लिया है। पिछली बार भी जब ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था, तब भी उन्होंने चुनाव में प्रचार का बहाना बनाकर जांच में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद में अब देखना यह है कि बार बार केजरीवाल के बहानों पर ईडी क्या कुछ कार्रवाई आज करती है। और अगर कोई शख्स बार बार समन का जवाब नहीं दे रहा है और ना ही पेश हो रहा है, तब ईडी सेक्शन 19 PMLA के एक्ट के तहत उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत हो, उसके खिलाफ तभी गिरफ्तार किया जा सकता है। वैसे झारखंड के एक मामले में ईडी हेमंत सोरेन को भी 7 बार समन दे चुकी है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री भी एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीरज, जिस तरीके से देखा जाए तो ईडी की तरफ से बार बार समन भेजा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे। हर बार कोई ना कोई बहाना जरूर वो लगा रहे हैं, जिसके बाद में अब आज इंतजार इस बात का है कि ईडी क्या वाकई कोई खास कोई अहम कदम उठाती है। बिल्कुल ईडी को कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और पिछली बार भी चुनाव का उन्होंने बहाना किया, इस बार वो विपश्यना चले गए और ये कहा कि वो ईडी के समन पेश नहीं हो सकते। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो जांच है उससे बचना चाह रहे हैं,
ईडी के जो सवाल हैं उनके जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। यही कारण है कि वो बार बार इस तरह के कदम उठा रहे हैं। अब आपने भी देखा है कि पीएमएलए के तहत जो धारा ईडी की धारा 19 है, उसके तहत अगर जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत है तो वो किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ईडी पहले ये चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो, कई सारे जो सवाल है उनके जवाब मिल जाए, उसके बाद आगे का कदम उठाया जाए। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल बार बार इसी तरह से सम्मन के सामने पेश नहीं होंगे तो ईडी कड़े कदम भी उठा सकती है। जी नीरज, जैसे कि हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहते रहे हैं कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईडी की जहां बात की जाए तो वो बचते नजर आ रहे हैं। तो अगर ईडी कोई भी कार्यवाही करता है अब, तो किस तरीके की कार्यवाही हो सकती है आगे सेक्शन 19 पीएमएलए के तहत, और क्या मुख्यमंत्री पद से भी उन पर कोई खतरा मंडरा सकता है? देखिए, बिल्कुल खतरा है, क्योंकि जो जांच ईडी कर रही है शराब घोटाले को लेकर, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। और अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि उनका कोई रोल नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो अपने मामले में कोई भी आदमी जज नहीं हो सकता। ये न्याय का भी नियम है। और दूसरा, अगर आप देखें, इसी तरह के जो आरोप हैं वो संजय सिंह और जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो भी लगा रहे थे, लेकिन आज आप देखें कि उनको कोर्ट ने जमानत तक नहीं दी है। तो यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि जब शराब नीति बनाई गई थी तो उनकी जो भूमिका है वो स्पष्ट तौर पर थी। कई सारी मीटिंग उनके सामने हुई और कई सारे शराब कारोबारियों से उन्होंने बात भी की। साउथ की लॉबी का जो पैसा आया है उसकी डिटेल पूरी जो ईडी है उसके पास है। यही कारण है कि वो ईडी के सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन अगर बार बार अरविंद केजरीवाल ऐसी करेंगे तो ईडी सख्त कदम उठा सकती है, अरविंद केजरीवाल को बुला भी सकती है और अरविंद केजरीवाल के पास जा भी सकती है। अब ये देखना होगा कि ईडी अगली बार उनको पूछताछ के लिए बुलाती है तो अरविंद केजरीवाल किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन बार बार ईडी के सम्मान की अवहेलना निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किल ही बढ़ाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स नीरज हम सभी तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम है। 1500 से अधिक पन्नों वाली एएसआई की सील बंद सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी की अदालत फैसला सुना सकती है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत 2 सील बंद लिफाफे में दाखिल ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर आज निर्णय देगी। एएसआई ने 18 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल की थी। दरअसल हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि कोर्ट में सील्ड रिपोर्ट नहीं दाखिल की जानी चाहिए थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने ये भी मांग की थी कि साथ ही बिना हलफनामे के किसी को भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की इजाजत ना दी जाए। वाराणसी से हमारे संवाददाता हरिकेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरिकेश, सुप्रभात। आज ज्ञानवापी से जुड़ा एक अहम फैसला आ सकता है। किस तरीके से दोनों पक्ष अपनी दलीलें दे सकते हैं, और फैसले की ताज़ा अपडेट के बारे में जानना चाहें तो क्या हो सकता है आज? हरिकेश, सुप्रभात आपको। हरिकेश, जिस तरीके से आज का दिन बेहद अहम है ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ, क्या कुछ नई अपडेट है? देखिए, जहाँ तक आज के न्यायालय में कार्रवाई की बात है, तो चूंकि 18 नवंबर को एएसआई ने अपनी रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट सौंपी थी अदालत को, जो उन लोगों ने अपनी सर्वे किया था वो 4 अगस्त से 2 नवंबर तक का सर्वे किया था जी। और चूंकि एएसआई को यह माना गया, चूंकि इसके पहले जो राम जन्मभूमि का मसला था उसमें बाबरी मस्जिद था, तो उसमें एएसआई की जो रिपोर्ट थी, सर्वे रिपोर्ट, उसको काफी महत्व दिया गया था। तो इस बार लेकिन जो एएसआई ने रिपोर्ट ज्ञानवापी पे, अपनी ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे किया और वैज्ञानिक तरीके से चूंकि इसकी प्रामाणिकता है, तो इन्होंने अब बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जिला अदालत में प्रस्तुत की। और आज इस बात पर सुनवाई होनी है जिला अदालत में कि जो रिपोर्ट है वो हिंदू पक्ष ने मांग की है उसको देने के लिए, और जबकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने प्रार्थना पत्र दिया है कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए। तो आज जो है इस पर सुनवाई करेगा कोर्ट। ठीक है। इसके पीछे जो है हाई कोर्ट ने, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कई ऐसे मामले ज्ञानवापी के हैं जिन पर कि हाई कोर्ट में इन लोगों ने पोषणीयता पर सवाल उठाया था, तो उसको खारिज कर दिया।
तो इस समय जिला अदालत की जिम्मेदारी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके पहले जो डायरेक्शंस दिए थे जी उसमें जिला अदालत को ही। ठीक बात है रिकेश, बहुत बहुत शुक्रिया रिकेश इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आज का दिन ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ है और अहम फैसला आज आ सकता है सर्वे रिपोर्ट से जुड़ा हुआ। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। आज राज्यसभा में होगी आपराधिक मामलों से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह देंगे सदन में जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल आज लोकसभा में हो सकता है पास। लोकसभा से पारित नए आपराधिक कानून में पहली बार की गई आतंकवाद की व्याख्या। मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध के लिए मिलेगी मौत की सजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नए कानूनों का मकसद दंड के साथ न्याय सुनिश्चित करना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर संसद से सड़क तक प्रदर्शन। विपक्ष के व्यवहार की आलोचना। बीजेपी किसान मोर्चा का देशव्यापी प्रदर्शन आज। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम। 1,500 से अधिक पन्नों वाली एएसआई की सील बंद सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी की अदालत दे सकती है फैसला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हमास और मिस्र के बीच बिना किसी नतीजे के खत्म हुई वार्ता। इजरायली सेना ने कहा हमास के नेतृत्व वाले सुरंग नेटवर्क का हुआ खुलासा। गजा में मानवीय सहायता पर संयुक्त राष्ट्र में हो रहे मतदान में भी हो रही है देर। और खेल की खबरों में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला आज। तो वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज से मुंबई में खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ एकमात्र टेस्ट मैच। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, अखबारों की सुर्खियों की। हमारी सहयोगी संध्या शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संध्या सुप्रभात, क्या है आज अखबारों में प्रकाशित मुख्य खबरें? हमारे सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। आज के अखबारों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो आज पहले पेज पर सभी अखबारों ने इस खबर को लिया है और बताया है कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने में कानून बने थे उनकी जगह किस तरह से अब नए अधिनियम लेंगे। और ये जो बिल है इसको लोकसभा से कल पारित कर दिया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तारीख पे तारीख नहीं, अब त्वरित न्याय मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि राजद्रोह की जगह देशद्रोह अपराध होगा। मॉब लिंचिंग में अब मौत की सजा तक का प्रावधान इस बिल में किया गया है। अगली खबर की बात करें तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि यदि किसी देश में भारतीय वकील या फर्म को वकालत करने से परेशान किया जाता है या रोका जाता है तो भारत भी वकालत करने नहीं देगा बाकी दूसरे देश के वकीलों को। भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए मंत्री ये बात कह रहे थे। अगली खबर की बात करें तो आज सभी अखबारों ने इस खबर को भी पहले पेज पर लिया है और जनसत्ता अखबार ने लिखा है कि कानून के शासन के प्रति है हमारी प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक साक्षात्कार में जो कुछ बातें कही है वो आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ पहले पेज पर प्रकाशित की है। अगली खबर की बात करें तो आज दैनिक जागरण के साथ साथ बाकी अखबारों ने भी इस खबर को लिया है और बताया है कि जल्द ही 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट भारत को मिलने वाले हैं और इसके लिए फ्रांस का दल सौदे के लिए भारत आया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तटरक्षक बल के लिए खरीदे जाएंगे 6 गश्ती जहाज और इसके लिए 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा का समझौता हुआ है। इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है और ये रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक बेहद सकारात्मक और अच्छी खबर है। अगली खबर की बात करें तो ये है श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी हुई। 16 जनवरी से प्रतिष्ठा पूजन शुरू होगा और 48 दिनों तक चलेगी मंडल पूजा और किस तरह से 22 जनवरी से पहले रामलला की जन्मभूमि पर धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन होने वाले हैं, इससे जुड़ी एक खबर आज
अखबारों में ली गई है। अगली खबर की बात करें तो ये है राजधानी के पॉल्यूशन से जुड़ी हुई। दरअसल बताया गया है कि अब जो पिछले दिनों थोड़ी राहत मिली थी, उसके बाद से आज से बढ़ सकता है पॉल्यूशन और 22 और 23 दिसंबर को परेशान कर सकता है राजधानी वासियों को ये प्रदूषण। चलते चलते बात कर लेते हैं एक और खबर की। इजराइल का भारत से 40,000 श्रमिकों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल निर्माण उद्योग में श्रमिकों की भारी कमी से इजराइल जूझ रहा है और उसके लिए उसने ये तय किया है कि भारत के जो श्रमिक हैं उनको रोजगार दिया जाएगा और उनको इजराइल में निर्माण उद्योग में लगाया जाएगा और उनसे मदद ली जाएगी। तो आज के अखबारों की ये है वो अहम खबरें, वो प्रमुख खबरें जो आम व्यक्ति से नाता रखती है, सरोकार रखती है और बदलाव की बात कहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या। कम समय में ढेर सारी खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और उसके सब वेरिएंट JN.1 ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को राज्यों से कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। सभी राज्य एहतियाती कदम उठाएं। राज्यों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना के मामले में निगरानी रखनी होगी, तभी उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की योजना बनाई जा सकती है। और वहीं केंद्र ने भी राज्यों को परामर्श दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा RT-PCR टेस्ट कराएं, कोरोना और निमोनिया के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराएं, अस्पतालों की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल करें, निगरानी बढ़ाएं, आगामी त्योहार सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करें और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह का। नितेंद्र, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और देखा जाए तो कोविड के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 8 महीने बाद 600 से ज्यादा मामले कोविड के सामने आए हैं। निश्चित तौर पे एक थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिल रहा है और अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरते, सतर्क रहें तो इसको हम कम कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है, अगर उसका हम पालन करें, जैसे हम फ्रिक्वेंटली अपना हाथ धोए, मास्क लगाए, भीड़ भाड़ में जाने से बचे, तो निश्चित तौर पर इसकी जो चेन है उसको तोड़ने में मदद मिलेगी। खासतौर पर जो दक्षिण के राज्य हैं, खासतौर पर केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केस ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि वहाँ RT-PCR टेस्ट भी हो रहा है। तो केंद्र ने राज्यों से कहा है कि ज्यादा से ज्यादा RT-PCR टेस्ट करें, जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं, लोगों को जागरूक करें क्योंकि वो उनका पालन करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम जानते हैं क्रिसमस है, नया साल है, लोग भीड़ में इकट्ठे होंगे तो फैलने का एक खतरा है। फिर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही माइल्ड सिम्टम है और ज्यादातर मरीज जो है वो घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं। ठीक बात नितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो नितेंद्र ये कह रहे थे कि बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की जरूरत है, मास्क लगाएं और कोविड
का ये जो सब वेरिएंट है उससे जो बचा जा सकता है अगर आप सतर्कता के साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अफगानिस्तान के समर्थन के लिए भारत के संकल्प को दोहराया है। इस बैठक में उन्होंने कहा कि हम अफगान को समर्थन और सहायता करना जारी रखेंगे। The situation in Afghanistan is still one of concern. The deteriorating humanitarian situation, compounded by natural disasters such as the earthquake of October 2023, have had a devastating impact on the lives of the people. It is therefore important for the international community to not lose its focus on Afghanistan. India will continue to engage actively with other partners with the ultimate objective of securing peace and stability in the country. India already partners with several UN agencies on the ground and will continue to do so for the welfare of the people of Afghanistan. The Security Council, through its Resolution 2593, continue to guide the international community's approach towards Afghanistan. नया सवेरा के कारवां को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी में तमिलनाडु से बुद्धिजीवियों, शिक्षकों और प्रोफेसरों ने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत नमो घाट पर शिक्षक और विकसित भारत नामक विषयक संगोष्ठी में भाग लेते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया। वक्ताओं ने तमिल भाषा में बोलते हुए कहा कि शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपने छात्रों के माध्यम से निभाता है। सभी लोगों ने दूरदर्शन समाचार पर बात करते हुए बताया कि दक्षिण भारत और काशी का हजारों वर्षों पुराना संबंध रहा है जो सनातन काल से चला आ रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि उत्तर और दक्षिण की संस्कृति के मिलाप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सेतु की भूमिका निभा रहे हैं। पुरातन शहर का महत्व है, जैसे यहाँ पर उसकी पुनर्जीवित करना और इसकी जो सुदृढ़ करने के लिए ये बहुत बड़ा एक विशाल आयोजन है। बहुत एक सुंदर अवसर है लोगों को यहाँ पर आकर उसको तमिलनाडु से यहाँ पर आके उसको महसूस करना और वापस यहाँ से इस अनुभव को वहाँ पर पहुँचाना एक बहुत बड़ी अनुभव है और ये बहुत बड़ा आयोजन है। काशी तमिल संगमम एक दो जगह के कलाकारों को मतलब जुड़ने वाला है। एक तमिलनाडु का है, एक उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलरली काशी है। काशी इसलिए महत्व लेती है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। इजराइल हमास युद्ध में नए युद्ध विराम पर बातचीत के लिए हमास के नेता इस्माइल हनिये ने बुधवार को मिस्र की राजधानी काहिरा की यात्रा की, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने कहा कि जब कोई दुश्मन उसे परमाणु हथियारों से उकसाएगा तो उत्तर कोरिया परमाणु हमले करने से नहीं हिचकिचाएगा। और आइए बढ़ते हैं। फ्रांस की संसद ने अप्रवासन नीति को सख्त बनाने वाले कानून को पारित कर दिया है। नया कानून प्रवासियों के लिए परिवार के सदस्यों को फ्रांस लाना और अधिक मुश्किल बना देता है और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ तक उनकी पहुंच में भी देरी करता है। यह हिरासत केंद्रों में नाबालिगों को रखने पर भी प्रतिबंध लगाता है। और वहीं कांगो में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना केंद्रों पर बुधवार शाम को ही शुरू हो गई है। वहीं जिन मतदान केंद्रों पर बुधवार को मतदान नहीं हो सका उन पर आज मतदान होगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात करते हैं कारोबार जगत की। वेल्सपन फंड ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक और लॉजिस्टिक केंद्र विकसित करने के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। वाहन कल्प ऊर्जा उद्योग क्षमता विस्तार और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर अगले 5 साल में 6.5 से
$7 अरब का निवेश करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट कंपनी रिजॉल्व पे और कैश फ्री को पेमेंट एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। डी-रेमिट प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण वृद्धि में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस QR कोड की सुविधा के माध्यम से अपना योगदान जमा कराने की अनुमति दी है। पारादीप पोर्ट ने अपने इतिहास में सबसे कम समय में 100 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग हासिल की, जो कार्गो हैंडलिंग में उत्कृष्टता और दक्षता के प्रति पोर्ट की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी खेल जगत से जुड़ी हुई और जीवन के संघर्षों से जुड़ी होगी। बात आपकी सेहत की भी होगी। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। और इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज पार्ल के बोलैंड पार्क में खेला जाएगा। आज जो टीम जीतेगी वो सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लेगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज से ऑस्ट्रेलिया के साथ एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी। भारत ने 46 साल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 10 टेस्ट में से एक भी नहीं जीता है। इस साल मिलने वाले खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी को मिलेगा। खेल पुरस्कारों में इस बार 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। इनमें भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और पैरा आर्चर शीतल देवी भी शामिल हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में 9 जनवरी 2024 को दिए जाएंगे। और आइए अब खबरें देख लेते हैं फिल्म जगत से, लेकिन फटाफट अंदाज में। बिग बॉस OTT 2 में नजर आने वाली एक्ट्रेस मनीषा रानी अपनी नई कार की पूजा के लिए वैष्णो देवी दरबार पहुंची। इस दौरान मनीषा सादगी भरे लुक में नजर आई। एक्टर श्रेयस तलपड़े हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी के बाद पूरी तरह से ठीक होकर घर वापस आ गए हैं। एक्टर की पत्नी दीप्ति ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर ये जानकारी साझा की। तेलुगु बिग बॉस 7 के विजेता पल्लवी प्रशांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पल्लवी प्रशांत की ट्रॉफी जीतने के बाद उनके फैंस ने रनर अप अमरदीप चौधरी की गाड़ी का घेराव कर शीशे तोड़ दिए थे। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। प्रभास की फिल्म सालार ने एडवांस बुकिंग में डंकी को मात दे दी है। सालार ने फिल्म डंकी से 2 गुना कमाई करके संकेत दे दिए हैं कि ये बॉक्स ऑफिस पर ग्रैंड ओपनिंग करने वाली है।
सैम बहादुर को रिलीज हुए 20 दिन हो गए हैं। फिल्म ने अब तक 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 19वें दिन फिल्म ने 1.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया। चेन्नई एक्सप्रेस और सूर्यवंशी जैसे फिल्मों में अभिनय से दर्शकों के बीच अलग पहचान बना चुके निकेतन धीर जल्द ही छोटे पर्दे पर नजर आने वाले हैं। निकेतन टीवी धारावाहिक श्री रामायण में रावण का किरदार निभाते नजर आएंगे। अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी अभिनीत फिल्म खो गए हम कहां की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। मुंबई में आयोजित इस स्क्रीनिंग में कृति सेनन, ईशान खट्टर समेत हिंदी सिनेमा के कई सितारों ने शिरकत की। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई। बिल्कुल, और सेहत में बात करते हैं। दरअसल बच्चे के शारीरिक विकास को लेकर लगभग सभी माता पिता को काफी चिंता रहती है और कई कारक बच्चे के पूर्ण शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। भावना, बिल्कुल सही कहा आपने कृतिका। तो आइए आपको भी बताते हैं और हम भी जानते हैं कि बच्चे के विकास में कमी के कारण क्या हो सकते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। लंबाई का न बढ़ना या कद कम रह जाना एक ऐसी समस्या है जिससे काफी बच्चे प्रभावित होते हैं। माता पिता को अक्सर ये लगता है कि उनका बच्चा ठीक से नहीं बढ़ रहा या उसकी लंबाई कम है, लेकिन हाइट यानी कद का न बढ़ना कब एक समस्या हो सकती है, ये समझना आवश्यक है। कई कारक बच्चों के पूर्ण शारीरिक विकास व लंबाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। बच्चों की लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि उनके माता पिता की लंबाई कैसे है, और 90% तक यह कारगर रहता है कि अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चों की लंबाई भी उसी हिसाब से होगी। अगर माता पिता छोटे हैं तो बच्चों की लंबाई भी उसी हिसाब से कम हो सकती है। हमें जो करना है यह जानना जरूरी है कि बच्चे को अगर कोई भी बीमारी बीच में होती है तो उसकी वजह से लंबाई बढ़ना रुक सकता है, या बच्चे को पोषण में कोई कमी होती है, न्यूट्रिशन में कमी होती है, अगर वो प्रोटीन पूरा नहीं ले रहे या विटामिन्स पूरा नहीं ले रहे या आयरन की कमी है तो बच्चे की लंबाई बढ़ना रुक सकती है, बच्चे की लंबाई कम बढ़ेगी और बच्चा आगे चल के छोटा हो सकता है। और दूसरा जो कारण है बच्चों का कि कोई भी बीमारी अगर होगी, किसी भी तरह की बीमारी होगी, हार्ट, लीवर, किडनी या इन्फेक्शन या एनीमिया, खून की कमी, कोई भी बीमारी होगी तो उससे हाइट बढ़ना रुक सकता है। बच्चे के विकास में कमी के कारण को पहचानना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सही समय पर लंबाई न बढ़ने की पहचान होनी चाहिए और उसको सही इलाज मिलना चाहिए। पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि उसकी साल में एक बार लंबाई जरूर नाप लें, और बिल्कुल सिंपल है, बच्चे को दीवार के साथ खड़ा करें, इस पोजीशन में खड़ा करें कि एकदम सीधा हो, उसकी एडी दीवार को टच कर रही हो, उसके हिप्स दीवार को टच कर रहे हो और सिर का पीछे का हिस्सा जो है वो दीवार को टच कर रहा हो, और एकदम सीधा वो देखे, और हल्का सा कोई भी एक कार्डबोर्ड उसके सिर पे लगा के और उसको हम सेंटीमीटर में जमीन से नाप सकते हैं और वहां पे एक निशान लगाते हैं, और हर साल उसके जन्मदिन पर हम उसकी लंबाई नापते रहे और देखें कि लंबाई बढ़ रही या नहीं बढ़ रही। एक नॉर्मल बच्चे में यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है एक साल में तो हम कहते हैं कि बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, और अगर 5 सेंटीमीटर से कम बढ़ रही है तो उस स्थिति में हमें एक बार चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए ताकि वो उस लंबाई को ग्रोथ चार्ट पे डाल के यह देख सके कि बच्चे की लंबाई नॉर्मल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। और साथ में ये जानना जरूरी है कि अगर बच्चा नॉर्मल लंबाई बढ़ रही है बच्चे की, तो किसी भी स्थिति में हम कोई भी हार्मोन, कोई भी विटामिन, कोई भी दवाई, कोई भी एनर्जी ड्रिंक या किसी भी तरीके से बच्चे की लंबाई एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा करना प्रकृति के खिलाफ होगा और बच्चे को इसके सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो रहा या उसकी लंबाई उसकी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में कम है, तो विशेषज्ञ को जल्द दिखाएं, जाने कि सही विकास न होने का कारण क्या है और उस कारण को कैसे ठीक किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और चलिए सेहत के बाद अब बात करते हैं नया सवेरा में मौसम की। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज दिल्ली में आंशिक बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार को बूंदाबांदी के आसार हैं, जिसके बाद ठंड बढ़ जाएगी। पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आने वाली सर्द हवाएं ठंड और बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार जैसे राज्यों में अगले हफ्ते से शीतलहर की आशंका जताई है।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विभिन्न राज्यों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस खास अंक में हमारे साथ इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि क्रिसमस में अब बस चंद दिन ही बाकी रह गए हैं और पेरिस पूरी तरह से क्रिसमस के लिए तैयार है। तो नया सवेरा के इस अंक में आज आपको छोड़ दिए जाते हैं पेरिस में हो रही क्रिसमस की तैयारियों के साथ। बिल्कुल, और इसी के साथ मुझे मेरी सहयोगी भावना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।